तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी जी एजुकेशनल में। हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चिपको मूवमेंट के बारे में। जितने भी बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पहला एग्ज़ाम नहीं दिया था, उनका भी एग्ज़ाम हो रहा है सेकंड फेज़ का। जो सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम में हिस्ट्री जिनके पास भी है, इशूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री, चाहे ना भी हो जिसके पास, अगर चिपको मूवमेंट वो पढ़ना चाहता है तो मैं आपको आज चिपको मूवमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी ब्राइटनेस इसकी बढ़ा लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आपको देखने में। हाँ जी, चलिए। चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के तत्कालिक जो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट था चमोली, वहाँ से हुई थी। चमोली अभी तो यूपी में है, अभी उत्तराखंड में है, बट उस टाइम पे जिस टाइम मूवमेंट हुआ था 1973 में, उस टाइम ये यूपी में आता था, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहले एक ही थे, यूपी के नाम से जाने जाते थे। लेकिन बाद में जो उत्तराखंड था वो अलग स्टेट बन गया। तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो अभी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। पहले कहाँ था, यूपी में। ठीक है। हिमालय क्षेत्र अब कहाँ पे हुआ था, या तो आपको पता ही होगा भाई, उत्तराखंड, अभी बता ही दिया। अब क्या इससे पहले भी आंदोलन हुए थे कुछ? तो हाँ, एक बिश्नोई मूवमेंट हुआ था राजस्थान में पहले ही 90s के दौर में, 1860 कुछ में हुआ था वो आंदोलन। तो वो पहला आंदोलन था जो पर्यावरण को लेके हुआ था, बट उसका जो इम्पैक्ट था वो इतना ब्रॉडर लेवल पे नहीं पड़ा था जितना चिपको मूवमेंट का पड़ा था। चिपको मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसने वर्तमान समय में या आने वाले समय में 1973 के बाद जितने भी पर्यावरण मूवमेंट हुए, सारे सबको इसने क्या प्रदान किया, बेस, आधार। मतलब आजकल जितने मूवमेंट देखते हैं हम पर्यावरण को लेकर जो होते हैं, उनमें एक किसको आधार बनाया जाता है, चिपको मूवमेंट को। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें जो महिलाएं थी उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अधिक रही थी, देखने को मिली थी। क्यों, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो ये जो एरिया था हिमालय क्षेत्र का, ये पारिस्थितिकी रूप में काफ़ी विकसित था, क्योंकि आप जानते हैं कि हिमालय जो इकोसिस्टम हिमालय का, वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। वहाँ पे कई सारी प्रजातियाँ, स्पीसीज़ निवास करती हैं। फिर जो रिवर सिस्टम है पूरा, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है किस पे, हिमालयन इकोसिस्टम पे। ठीक है। यहाँ पे लाखों वनस्पतियाँ निवास करती हैं, लाखों पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनकी प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र का संरक्षण काफ़ी आवश्यक था। अब एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जा रही है। वनस्पति किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे क्लाइमेट के लिए, हमें सांस लेने के लिए पेड़ पौधे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट को जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जो डिफॉरेस्टेशन तेज़ी से हो रहा है, जो हम वनों की कटाई कर रहे हैं, तेज़ी से कर रहे हैं। अब आपको पता ही है कि जो वन है वो किसके सोर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के। बट जब वन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि वन जो है क्वांटिटी में कम हो रहे हैं। ठीक है। अब पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन पेड़ों की क्या हो रही है, पेड़ों की तो घट रही है। क्यों, क्योंकि हम तेज़ी से क्या कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उतना हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यह आंदोलन वहाँ की राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध था, जिसमें एक खेल सामग्री निर्माण करने वाली कंपनी को पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी, जबकि स्थानीय जो लोग थे वहाँ के, उनको दैनिक उपयोग के लिए लकड़ियाँ काटना मना किया गया। तब देखिए 1973 के टाइम पे एक कंपनी थी जो स्पोर्ट्स के सामान बनाती थी लकड़ियों के, चाहे वो बैट हो, चाहे हॉकी हो, कुछ भी हो, वो स्पोर्ट्स के सामान सारे बनाती थी। ठीक है। एक कंपनी थी स्पोर्ट्स सामान के निर्माण करने वाली। तो क्या हुआ था, जो स्टेट थी उसने उस कंपनी को पेड़ काटने की अनुमति दे दी थी, क्योंकि अब लकड़ी के प्रोडक्ट बनाने हैं तो लकड़ी काटनी पड़ेगी। स्टेट ने उसको परमिशन दे दी, कुछ टैक्स उससे लेती थी और उसको परमिशन दे दी। बट जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको परमिशन नहीं दी गई थी। किस लिए? अब देखिए, लोगों को, जंगली इलाका है तो लोग जो अपना जो काम करेंगे सारा वो लकड़ी से होगा। जैसे उनको अगर आग जलाने, खाना बनाने के लिए, तो वहाँ पे तो गैस सिलेंडर अभी ज़्यादा पहुँचते नहीं गाँव में, उस इलाके में। उस टाइम पे तो गैस सिलेंडर थे भी नहीं ज़्यादा। तो वो क्या करते थे, वो लोग लकड़ियाँ जला करके अपना गुजारा करते थे। फिर बहुत सारे काम थे जिनमें उनको लकड़ियों का काम था। उन्होंने स्टेट से परमिशन मांगी थी, लेकिन स्टेट ने क्या किया, मना कर दिया। और मना तो किया, लेकिन क्या हवाला दिया कि भाई हमारे लिए इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है। अब जो लोकल लोग थे वो तो थोड़े से पेड़ काटते थे, उनको पता था कि भाई पेड़ कैसे काटने हैं, क्या हिस्सा काटना है, कौन सा हिस्सा काटना है, तो ग्रो कर जाएगा पेड़ जल्दी। तो वो मतलब उनको पेड़ से परिचित थे वो लोग अच्छे से, वो जानते थे कि पेड़ को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। तो वो ऐसे जगहों पे काटते थे पेड़ की, ऐसी लकड़ियाँ, ऐसी टहनियाँ काटते थे जिससे ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन जो ये खेल निर्माण करने वाली कंपनी थी, सामग्रियों का निर्माण करने वाली, ये पूरे के पूरे पेड़ काट रही थी। तब लोगों में क्या हुआ, गुस्सा आया कि जब हमने परमिशन मांगी थी तब तो उन्होंने बोला नहीं, हमें परमिशन दी नहीं, और ये जो स्पोर्ट्स कंपनी आ रही है ये तो हमसे ज़्यादा पेड़ काटेगी, ये तो पूरे जंगल ही साफ़ कर देगी, इसको परमिशन दे दी गई है। अब देखिए, जब
जंगली इलाके में लोग क्या करते हैं, लकड़ियों के सामान बना बना के बेचते हैं, लकड़ियों के खिलौने बनाएंगे, लकड़ियों के वो लोग टोकरियाँ बनाते हैं, जैसे आपने बांस की टोकरियाँ देखी होंगी। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग यही सामान बनाते थे, लेकिन इस सामान को बनाने के लिए भी इनको लकड़ी काटने से मना कर दिया और जो स्पोर्ट्स कंपनी थी उसको परमिशन दे दी गई। इसके विरुद्ध में क्या हुआ, उन लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। अब इस आंदोलन ने भारत में मौजूदा नागरिक समाज को उभारा, जिसमें आदिवासी व हाशिए के लोगों के मुद्दों को भी पहली बार उठाया गया। अब देखिए, ये मुद्दा किसका था, वैसे तो ये पूरे समाज का ही मुद्दा है। क्यों कि भाई एनवायरनमेंट को अगर सेव करना है, अगर एनवायरनमेंट को हानि होगी, पेड़ काट रहे हैं तो पूरे समाज को लॉस हो रहा है, पूरी कंट्री को लॉस हो रहा है, पूरे वर्ल्ड को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मुद्दा तो सबका था, लेकिन आंदोलन किसने किया, स्थानीय लोगों ने। क्यों, क्योंकि वो जो निर्भरता थी उनकी, वो उन पेड़ों पर ही, उन वनस्पतियों पर ही थी सारी की सारी। ठीक है, अब जो जंगली लोग हैं, आदिवासी लोग, अब उनको कोई सुनता नहीं था। ठीक है, स्टार्टिंग से आज भी कोई नहीं सुनता उनकी, हालांकि आजकल मिनिस्ट्री बना दी गई है उनके लिए, पहले तो कुछ था ही नहीं। तो आदिवासी लोग जो हाशिए पर चले गए थे, इस आंदोलन ने उन आदिवासियों के मुद्दे को उभारा। ठीक है, अब ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1973, और 1975 तक पहुँचते पहुँचे ये पीक पे अपनी चला जाता है। जब सबसे पहले अलकनंदा क्षेत्र में 1973 में क्या होता, जो अलकनंदा रीजन था, वहाँ के लोग सरकारी फरमान का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने भाई परमिशन दी है पेड़ों काटने के लिए कंपनीज़ को, इसका विरोध करेंगे, हम काटने नहीं देंगे। अब इसी को रोकने के लिए एक एनजीओ भी आती है अस्तित्व में, उसका नाम था दसोली ग्राम स्वराज संघ। पेपर में आज आप अगर इसका लिखेंगे इसका नाम, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर कह सकते हैं फैक्चुअल बेस पे। ठीक है, आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखा भी होगा, प्रीवियस ईयर नहीं, अभी जो रेगुलर वालों का हुआ है, अगर वही देखा होगा, तो क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जो आपके अंडरस्टैंडिंग प्लस फैक्ट दोनों बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो अभी पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन का जो आधार था वो गांधीवादी आदर्श थे। अब गांधीवादी आदर्श कौन से, अहिंसा, सत्याग्रह, विनम्रता, पिटीशंस, यही सब थे इसमें। ठीक है, यहाँ के जो लोग थे या फिर जो नेता जो इस आंदोलन को चला रहे थे, वो लोग क्या करते थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। चाहे वह बहुगुणा हो, चाहे भीम सिंह नेगी हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों का एक ही नारा था कि हमें आंदोलन जो करना है वो शांतिपूर्ण ढंग से करना है, किसी को नुकसान इसमें नहीं होना चाहिए, चाहे वो कंपनी हो चाहे हम हो। क्योंकि अब कंपनी जो पेड़ काटने आएगी, उसके मजदूर आएंगे, मजदूरों की तो भाई मजबूरी है पेड़ काटना, उनको तो पैसा मिलेगा। ठीक है, तो हम उनको क्यों नुकसान पहुंचाएं, हमारी लड़ाई कैसे है, हमारी लड़ाई जो है वो सरकार से है और कंपनी से है, तो हमें मजदूरों को नुकसान नहीं पहुँचाना है। इस आंदोलन के जो प्रमुख व्यक्तित्व थे, जो प्रमुख लोग थे, उसमें चांदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, भीम सिंह नेगी, रतौरी, ये लोग थे। वहीं इस आंदोलन में कई सारी महिलाएं भी थी, जैसे बचनी देवी, सरला बहन, मीरा बहन, और भी कई महिलाएं थी जिनका अगर मैं नाम लिखूँ भाई तो ये पूरे पन्ने कम पड़ जाएंगे, मेरे इतने नाम थे उसमें। ठीक है, तो ये लोग जो थे, जो मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे या फिर इंपॉर्टेंट जो नेता थे, या फिर नेता तो नहीं कहेंगे इन्हें, कुछ समाज सेवी थे जिनका समाज में प्रतिष्ठा थी जिनकी। ठीक है, समाज में ये महत्वपूर्ण लोग थे। ठीक है, लोग इनको फॉलो करते थे, इनके डिसाइपल्स थे कई सारे। तो इन लोगों ने क्या किया, आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एरियाज़ देखते जहाँ जहाँ पर ये आंदोलन करे जा रहे थे। पहला आडवाणी, दूसरा अमरसर का फॉरेस्ट एरिया, और तीसरा बदियारगढ़ का फॉरेस्ट एरिया। अब जो आडवाणी और बदियारगढ़, यहाँ मूवमेंट सबसे ज़्यादा देखा गया था। क्या हुआ था आडवाणी में, चलिए देखते हैं हम लोग। आडवाणी के क्षेत्र में सरकार जंगलों की कटाई को औद्योगिक कार्यों के लिए मंजूरी दे देती है। अब इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी सरकार जो थी वो परमिशन दे देती है। तो आडवाणी के जो लोग हैं वो इसके विरुद्ध में अनशन में बैठ जाते हैं। अब आप जानते हैं कि कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसे होती है, खिलौने निर्माण करने वाली इंडस्ट्री, उसमें सारे काम किसका है, लकड़ी का, प्लास्टिक का। तो लकड़ी के लिए उन्होंने क्या किया था, परमिशन दे दी थी। एक तरफ तो स्टेट ने क्या किया, स्पोर्ट्स जो निर्माण करती है कंपनी उसको दे दिया परमिशन। ठीक है, दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको परमिशन दे दी। तो लोग जो थे वो परेशान हो गए थे कि भाई हम लोग जब चाहते थे तो हमें नहीं दी गई परमिशन, और इन लोगों को परमिशन दी गई, और परमिशन दी गई तो चलिए कोई बात नहीं, लोग सारे पेड़ के पेड़ काट के ले जा रहे हैं, पूरे जंगल के जंगल साफ कर रहे हैं। अब लोग क्या थे भाई, लोग पर्यावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। लोग नहीं चाहते थे कि पर्यावरण का नाश हो, लोग नहीं चाहते थे कि पेड़ खत्म हो, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे पेड़ों का महत्व क्या है। इवन आप अगर जंगली क्षेत्रों में जाएंगे, अगर आप जंगल के इलाकों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, तो अब उनके आराध्य जो पेड़ हैं उनको कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया। अब जो आडवाणी का क्षेत्र था, इस क्षेत्र में सरकार द्वारा जंगल की नीलामी की गई।
जंगल ही पूरा नीलाम कर दिया गया, बताइए। जिसके विरोध में जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उन्होंने आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ, इसकी घोषणा कर दी कि भाई सरकार अपना फरमान वापस ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, भूखा रहूँगा, ठीक है। ये उन्होंने घोषणा कर दी। अब जो नीलामी थी वो 1977 में ख़त्म होती है, पर जब ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए पहुंचे, जैसे नीलामी ख़त्म हो गई, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब जब कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उन्होंने जब ठेकेदारों को भेजा, ठेकेदार जब पहुंचे पेड़ों को काटने के लिए, तो बचनी देवी और अन्य महिलाओं ने क्या किया, पेड़ों से चिपक गई और पेड़ों को काटने से रोक दिया। जैसे ये लोग अपना हथियार लेके आए पेड़ों को काटने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स, इन्होंने क्या किया, जो औरतें थी गाँव की वो पेड़ों से चिपक गई और क्या बोला कि भाई हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। आप पढ़ेंगे कई जगह महिलाओं को नुकसान भी पहुंचा गया, ठीक है, पेड़ों को काटने के लिए। तो ये सब कहानियाँ भी कई सारी कही गई हैं इसमें। महिलाएं क्या करती, पेड़ काटने आए मजदूरों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताती थी। महिलाओं ने ये नहीं किया कि भाई हम तुमसे लड़ाई करेंगे, महिलाओं ने कहा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो। उन्होंने हमको समझाने का प्रयास किया कि ये जो पेड़ हैं इनसे आपका ही फल भला है और आपका ही नुकसान। आप अगर उसको काटेंगे तो नुकसान किसका है, आपका ही है, आपके आने वाली पीढ़ी को इससे नुकसान है। महिलाओं को समझाए पेड़ों के महत्व के बारे में, पेड़ हमारे आराध्य है, पेड़ों की हमें पूजा करनी चाहिए, पेड़ों को हमें लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। तो मजदूर थोड़े से वैसे भी हुए कि हाँ भाई महिलाएं सही कह रही हैं। आप देखेंगे जब जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स को महिलाओं ने पेड़ काटने से रोक दिया गया, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट्स नहीं की गई, कंपनी ने उनकी पेमेंट्स रोक दी कि भाई तुम लोगों ने जब पेड़ नहीं काटे तो हम तुम्हें पेमेंट कहाँ से देंगे। तो इन लोगों की मजबूरी थी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, महिलाओं का सम्मान किया और पेड़ों को नहीं काटा। आप ये भी देख पाएंगे कि जो वहाँ की महिलाएँ थी वो लोग इन लोगों के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो पेड़ काटने आते थे, इनके लिए वो लोग खाना भी लाई, ऊपर से इनको राशन पैक करके देती भी थी कि अपने घर पे जाके बीवी बच्चों को अपने खिला सके। तो आप ये भाईचारा भी देख सकते हैं, लोगों का जो ब्रदरहुड है वो आप देख सकते हैं इस आंदोलन में। इसके बाद हम बदियारगढ़ में देखते हैं। तो बदियारगढ़ में क्या हुआ था, बदियारगढ़ में 1970 के बाद लोगों की बसावट तेज हो गई थी, जिससे वहाँ के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा था। अब आप अभी भी देख सकते हैं जो हिल स्टेशन हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग जाके बसना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो हमेशा ह्यूमन के फेवर में रहता है। मानव ऐसी जगह बसना पसंद करता है जहाँ का मौसम अच्छा हो। तो 1970 में क्या हुआ, बाढ़ आई थी। और बाढ़ आने के बाद लोगों की जो बसावट थी, एक तो टूरिस्ट बहुत सारे यहाँ पे आते थे, ऊपर से अब लोग यहाँ बसना चालू कर देते थे। अब जब लोग बसेंगे तो उनको क्या चाहिए, रहने के लिए मकान। अब रहने के मकान वो कहाँ से बनाएंगे, जंगलों काटते थे, जंगलों काटते बनाते, फिर अपना एसी यूज़ करते, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे वो। तो उससे क्या हो रहा था, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। 1979 तक पेड़ों की कटाई काफ़ी तेज़ हो गई थी, यहाँ तक कि पतली डंडियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। क्यों, क्योंकि रास्ता पूरा साफ़ किया जा रहा था, रास्ते बनाए जा रहे थे, फिर लोगों को बसाने के लिए घर बनाए जा रहे थे। अब घर बनाने के लिए क्या किया गया, पूरे जंगल के जंगल काट दिए गए। आप अगर अभी दिल्ली में अगर कोई रह रहा हो तो दिल्ली में भी आप देखेंगे कि जो पूरा धौला कुआं से लेके नजफगढ़ का इलाका है पूरा, इस इलाके में पहले बहुत सालों पहले जंगल हुआ करता था पूरा, लेकिन अब पूरा इलाका काट दिया गया। जंगल तो नाम निशान कहीं रह ही नहीं गया जंगल का। आप ये मोती नगर, राजौरी गार्डन, ये पूरा एरिया देखेंगे, पूरा एरिया पहले जंगल हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, ठीक है। तो इससे किसको नुकसान पहुंच रहा है, पर्यावरण को। अब पर्यावरण जब प्रदूषित होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, तो पर्यावरण से हम डायरेक्ट रूप से कनेक्टेड हैं। पर्यावरण को हानि मतलब हमारे जीवन को हानि, ठीक है। अब बदियारगढ़ में क्या हुआ, जब यहाँ पे पेड़ों को इतने भारी मात्रा में काटा जा रहा था, पतली पतली डंडियाँ तक नहीं छोड़ी जा रही थी। बताइए, इतना क्रूरता की जा रही थी इतने पेड़ों के साथ कि लोग उसका यूज़ ना कर सके, इसलिए पतली पतली डंडियाँ भी उठा ली जाती थी। जब ये बात बहुगुणा को पता चलती है तो बहुगुणा क्या करते हैं, आंदोलन करने लगते हैं और नारा देते हैं, हिंसा का कोई स्थान नहीं। मतलब हम लोगों को रोकेंगे लेकिन प्यार से, हमें हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। तो ये गांधीयन जो फिलोसॉफी थी वह यहाँ देखी जा सकती है। लोगों की पेड़ों में आस्था थी, जिसने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। बदियारगढ़ में वन संरक्षण के लिए एक समिति बनती है जिसका नाम था बदियारगढ़ वन सुरक्षा समिति। इसका नाम कोई मुश्किल नहीं है, बदियारगढ़ तो बदियारगढ़ वन सुरक्षा समिति। ये क्या करती है, ये घोषणा करती है कि भाई जो लोग हैं, जब तक लोगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाएगी, एक लकड़ी का टुकड़ा भी हम अपने यहाँ से जाने नहीं देंगे। जो समिति बनती है घोषणा करती है कि जब तक स्थानीय लोगों की पूर्ति नहीं हो जाती, उनकी नीड्स की, उनको जितनी लकड़ी चाहिए, जब तक उतनी आपूर्ति उनको नहीं होती, हम लकड़ी का एक टुकड़ा भी यहाँ से जाने नहीं देंगे बाहर। तो ये लोग कई सारे आंदोलन करते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, ठीक है। अब यह आंदोलन व्यापक हुआ क्योंकि लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रहे थे। अब देखिए, जो जंगल में लोग रहते हैं उनके पास कुछ नहीं है जंगल के सिवा,
ना वहाँ इंडस्ट्री है कि भाई वो जाके वहाँ पे काम कर लेंगे, रोज़गार उनको मिल जाएगा, ना उनके पास रहने के लिए घर है अच्छा, उनके लिए हवा भी वही है, खाना भी वही है, पानी भी वही है, जंगल है, उनके लिए सब कुछ है। तो उनके अस्तित्व की लड़ाई थी ये। अगर जंगल नहीं रहते तो उनका जीवन संभव ही नहीं था वहाँ पे, क्योंकि एक, अब देखिए आप जैसे सोसाइटी में रहते हैं, आप अगर कहीं और जाके बसते हैं तो आपको वहाँ अजीब अजीब सा लगता है कि भाई हम कहाँ आ गए, नरक जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें एक आदत पड़ी हुई है कि यहाँ एक सोसाइटी में रहने की, अब जहाँ से बचपन में रह रहे हैं। अब ये लोग यहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे थे, इनके दादा परदादा जंगलों में ही रहते थे। तो जो जंगल काटे जा रहे थे तो इन लोगों को क्या होता, अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। तो ये लोग लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि इनके अस्तित्व पे खतरा था। इस आंदोलन का आधार कोई धर्म या जाति नहीं था, बल्कि मानव का अस्तित्व था। लोगों को आंदोलन के लिए ऊर्जा आंतरिक रूप से मिल रही थी। भाई लोग सेल्फ डिटरमिनेट थे कि हाँ अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे तो हमें खुद को नुकसान है। लोग इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि हाँ भाई किसी नेता ने बोल दिया कि हाँ चलिए आंदोलन करते हो तो चल दिए सारे के सारे पीछे पीछे, पैसा दे दूंगा तुम्हें, दारू पिला दूंगा, ऐसा नहीं था कुछ। लोगों की अपनी आस्था थी, लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई क्या ये महिलावादी आंदोलन था? तो देखिए कुछ इतिहासकार हाँ भी बोलते हैं तो कुछ इतिहासकार ना भी बोलते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ एक ही पक्ष नहीं लिखना कि हाँ भाई महिलावादी आंदोलन था, सारी महिलाएं थी। भाई सुंदरलाल बहुगुणा इंसान थे और आदमी थे, ठीक है, वो कोई औरत नहीं थे। तो इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भले ही अधिक हो, किंतु पुरुषों के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। अब देखिए जो आंदोलन चल रहा था, इस परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि महिलाएं इसमें ज़्यादा उठ के आ रही थी सामने। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पुरुष जो थे वो शहरों की ओर प्रवास कर गए थे। आप लोग अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा ही होगा कि 1970 में इस इलाके में हिमालय के बहुत भारी बाढ़ आती है। अब बाढ़ से सब कुछ तबाह हो गया था। जो लोग कृषि करते थे उनकी कृषि पूरी ठप हो गई थी, क्योंकि बाढ़ ने क्या किया था, पूरा खेत के खेत डुबा दिए थे। तो लोगों को जब रोज़गार नहीं मिला, लोगों को व्यवसाय नहीं मिला, तो लोगों ने क्या किया, शहरों की ओर पलायन किया रोज़गार के लिए। अब शहरों की ओर कौन गया? पुरुष। महिलाएं अपने घर पे छोड़ गए। तो आंदोलन में जब ज़्यादा कौन था? महिलाएं। तो महिलाओं ने क्या किया, ज़्यादा आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि महिलाओं को पता था कि भाई हमारा जीवन जो चल रहा है वो इन पेड़ों से ही चल रहा था। लकड़ी काट के उन्हें लाना है, बहुत सारे काम करने हैं उन्हें। ठीक है। तो महिलाएं इसमें संख्या ज़्यादा देखी, क्योंकि पुरुष जो थे वो पलायन शहरों की ओर कर चुके थे। महिलाओं की रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से ही हो रही थी। आरसी गुहा, जो रामचंद्र गुहा है, बहुत ही फेमस राइटर है, वो लिखते हैं कि लोगों का वनों से आर्थिक सामाजिक जुड़ाव था, लोगों का एक मेंटल कनेक्शन था, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए थे इससे, लोगों का समाज पूरा इसी पर निर्भर था, लोगों की अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर थी। अब जिस चीज़ पे आपकी निर्भरता है आप उसको खोना तो नहीं चाहेंगे। तो यही कारण था कि आंदोलन जो था इतना ब्रॉडर लेवल पे चला। लोगों का जीवन निर्वाह इन्हीं वनों से होता था और इनके पास केवल दो ही विकल्प था, या तो वनों को संरक्षित करें या पलायन कर जाएं। क्योंकि भाई अगर वनों को संरक्षित नहीं किया गया तो सरकार क्या करेगी, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाएगी, पेड़ों काटेगी। अब पेड़ों काटेंगे तो इनका अस्तित्व रह ही नहीं जाएगा, तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, पलायन। तो लोग समझ चुके थे कि हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो हम आंदोलन करें, लड़ाई करें सरकार के खिलाफ, अगर लड़ाई नहीं करते तो दूसरा रास्ता क्या होगा, छोड़ के चले जाएं। क्योंकि सरकार तो जीने नहीं देगी भाई, कॉन्ट्रैक्टर्स जो आएंगे वो हमें क्यों जीने देंगे, जो नए सेटलर्स आएंगे उनके सामने टिक ही नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है। तो कुछ रीजन थे, महिलावादी आंदोलन था भी और नहीं भी था। अब इस आंदोलन के प्रभाव क्या पड़े, या कह सकते हैं कि परिणाम क्या हुआ इसका। तो इस आंदोलन ने विश्व में होने वाले पर्यावरणीय आंदोलन को आधार प्रदान किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस आंदोलन के बाद जितने भी आंदोलन हुए सबको इसने क्या किया, आधार प्रदान किया। लोगों को एक इंटरनेशनल मोटिवेशन मिल चुका था कि हाँ भाई हमें पेड़ों के लिए कुछ करना है, हमें पेड़ों को नहीं खोने देना है। आजकल देखिए अब जब लोगों पे इतनी गर्मी पड़ रही है, भाई दिल्ली में देखो, पूरे भारत में देखो इतनी गर्मी पड़ रही है, तब लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ अरे यार पेड़, हम क्यों इतना पेड़ों की कटाई की गई, क्यों हम पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो लोग थोड़े कॉन्शियस हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। आंदोलन ने भूमिहीन वन श्रमिकों को आर्थिक मुद्दों को उठाया। जो भूमिहीन वन श्रमिक थे, जिनके पास भूमि नहीं थे, उनके मुद्दों को उठाया इसने, जिनका मुद्दा आज तक कभी नहीं उठा था। अब इन मजदूरों ने क्या किया, सरकार से न्यूनतम मजदूरी गारंटी की मांग की कि भाई हमें न्यूनतम मजदूरी गारंटी कोई भत्ता दिया जाए, ताकि हमारा भी जीवन यापन है वो ठीक ठाक ढंग से चल सके। इसी के बाद 1980 में जब उस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक लॉ लाई और उस लॉ में क्या किया, 15 सालों तक
इस रीजन में जो हिमालय का क्षेत्र था यहाँ पे वनों की कटाई पर रोक लगा दी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाई बहुत सारे प्रभाव पड़े इसके। फिर अब इस आंदोलन मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आंदोलन था वो गांधीवादी पृष्ठभूमि आधारित था। तो जो गांधीवादी अहिंसा की विचारधारा थी उसको बहुत ही प्रोत्साहन मिला वर्ल्ड लेवल पे, उसकी वर्ल्ड लेवल पे सराहना की गई कि हाँ भाई गांधीवादी आंदोलन की जीत हुई है इस आंदोलन में। क्योंकि लोगों का जो कनेक्शन था, लोगों की जो प्रतिष्ठा थी, लोगों का जो सम्मान था वो पूरा दांव पे लगा हुआ था। और लोग नहीं चाहते थे कि अहिंसा का मार्ग हम अपनाएं, हिंसा का मार्ग अपनाएं। लोग अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि जो काटने आ रहे पीढ़ी हमारे ही लोग हैं, इनकी क्या गलती है भाई, इनकी तो मजबूरी है, इनको तो पैसा दिया जा रहा है, पैसे को ले तो आदमी कुछ भी करता है भाई आजकल। उनकी लड़ाई कैसे थी? स्टेट से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाकी अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो प्रीवियस जो अभी क्वेश्चन पेपर जो रेगुलर का हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आपको दे देंगे हम। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं आपको समय पर मिल जाएँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।